तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मॉडल पेपर नंबर 1 फर्स्ट ईयर, इसका सेक्शन बी डिस्कस करें हम, और क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करें. Consider this graph and explain on the basis of Maxwell-Boltzmann curve of kinetic energy why does the rate of reactions increase with increase in temperature. तो ये आपने पूरा का पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है. यहाँ पर देखें ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है. आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो जाए. तो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, देखें क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. तो रीज़न क्या है? तो देखें लिखा हुआ है कि इफेक्टिव कोलिजन्स ब्रिंग अबाउट रिएक्शंस. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सिर्फ कोलिजन से जो है वो रिएक्शन नहीं होता, इफेक्टिव कोलिजन से रिएक्शन होता है. ठीक है, अब एक कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए क्या है, उसको दो चीज़ें चाहिए. एक तो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, मतलब कोलाइड करने से पहले मॉलिक्यूल के पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए. अगर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी है तो वो कोलाइड तो करेंगे लेकिन रिएक्शन नहीं होगा उनके दरम्यान में. ठीक है, और दूसरा ये है कि वो प्रॉपरली ओरिएंट होने चाहिए, मतलब जिन एटम्स से मिलकर प्रोडक्ट बनानी है वही आपस में कोलाइड करेंगे तो ही रिएक्शन होगा. अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के साथ ही कोलाइड किए जा रहे हैं तो वो देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है और उससे रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट नहीं बनेगी. तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर हम देखें तो बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है. ठीक है, और ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट डू नॉट पोजेसेस द सेम एनर्जी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. मोस्ट ऑफ देम पोजेसेस एनर्जी, एवरेज एनर्जी. ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसका मतलब है कि बहुत ही थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बन सकती है. दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है, तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये शो कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स के पास एनफ काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इंक्रीजेज एंड मोर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. बेसिकली आपकी ये जो डायग्राम बनी हुई है ना यहाँ पर मॉडल पेपर में, ये प्रॉपर और अच्छी डायग्राम नहीं बनी हुई, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो जो T1 टेम्परेचर है उसमें शेडेड एरिया कम है और T2 टेम्परेचर में शेडेड एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाता है. तो आपने भी प्रॉपर बुक वाली ही डायग्राम बनानी है. ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो शेडेड एरिया इंक्रीज़ हो गया है, जिसका मतलब क्या है, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट मोर मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. यानी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आ गई है ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास. ठीक है, एज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट हैव इनफ एनर्जी फॉर इफेक्टिव कोलिजन. अब जो है इस चीज़ से ये बात साबित हो रही है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आ गई और वो आपस में आप कोलाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ करेगा. ठीक है, इस चीज़ से ये ग्राफ जो है इस चीज़ को ये शो कर रहा है. ओके, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12. An aqueous solution of ammonium chloride is acidic and that of sodium acetate is basic in nature. Give reason with the help of equations. Again ये salt hydrolysis में से क्वेश्चन आया है, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. salt hydrolysis में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी सॉल्ट आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये एसिडिक है सॉल्ट या बेसिक है, क्या है. तो आपने क्या करना होता है, उसका वाटर में उसको हाइड्रोलाइज करना होता है और देखना होता है कि क्या क्या आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बन रही हैं. ठीक है, दैट विल डिसाइड कि हमारे पास ये सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है. तो यहाँ पर देखें अमोनियम क्लोराइड को जब डिज़ोल्व किया वाटर में तो HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना. HCl देखें यहाँ पर ये अगेन ये जो है वो मिस प्रिंटिंग हुई हुई है. HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है. तो जो स्ट्रॉन्ग होती है ना सब्सटेंस वो अपना इफेक्ट शो करता है. दैट्स वाई जो है वो ये हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और ये सॉल्ट जो है वो एसिडिक सॉल्ट होगा. ठीक है, और इसकी pH से 7 से कम होगी. और दूसरा देख लें, सोडियम एसीटेट को वाटर में हाइड्रोलाइज करेंगे तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. एसिटिक एसिड वीक
एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से पूरा सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमने सोडियम एसीटेट को पानी में डाला तो सोल्यूशन बेसिक हो गया। इट मीन्स कि सोडियम एसीटेट इज़ बेसिक इन नेचर, ये सॉल्ट बेसिक इन नेचर है और उसकी pH 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको हाइड्रोलाइज करके क्वेश्चंस लिखनी आनी चाहिए और इतना पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बेस वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपके पास जो टॉपिक में जो सॉल्ट्स दिए हैं टेबल में उतने ही आपने तैयार कर लेने हैं, तो भी वो आपके लिए एनफ है और उसमें से ही आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी दी हुई है और उससे आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, मोलैलिटी है ये। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में मोलैलिटी था ना, तो सोल्यूशन में उन्होंने मोलैलिटी लिख दिया। तो ये मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, और मोलर मास भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, बल्कि थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है कि ये उनको समझ नहीं आता कि कैसे करना है ना। तो मैं आपको शॉर्ट वे में इसको सॉल्व करना बताती हूँ। और ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10.9 से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, मेनली स्टूडेंट्स इसमें आपके पास दो डाटाज हैं। ठीक है, एक मोलैरिटी दी हुई है और एक डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, दोनों से जो है वो आपने मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम बेसिकली मोलैलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, के मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर, क्योंकि वाटर में ही बन रहा है सोल्यूशन, और ये जो है वो केजी में आपने डालना है। ठीक है, अब बेसिकली मोलैलिटी में आपको मोल्स तो पता ही हैं क्योंकि ये 18 मोलर है। ठीक है, तो 18 मोलर का क्या मतलब बनता है, ठीक है, यानी 18 मोलर का मतलब है कि 18 मोल्स इन 1 dm³। ठीक है, तो मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मोल्स जो हैं वो 18 हैं डिवाइडेड बाय, अब हमें वाटर का मास बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का। ठीक है, तो वाटर के मोल्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, वाटर के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर एक कॉलम बनाना है और दोनों साइड पे आपने इनको सॉल्व करना है। एक तो मोलैरिटी को आपने सॉल्व करना है, ठीक है, यानी मोलैरिटी, और दूसरी तरफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन की डेंसिटी है और ये मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी आपको क्या बता रही है, 18 मोलर का क्या मतलब, मोलैरिटी आपके पास 18 मोलर है। ठीक है, तो वो आपको क्या बता रही है कि आपके पास 1000 या फिर 1000 की जगह हम लिख सकते हैं 1 dm³ में 18 मोल्स हैं। ठीक है, 18 मोल्स इन 1 dm³, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 18 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के, और इसमें से अगर हम मास फाइंड आउट करना चाहें तो हम मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मींस कि हम इसी को 18 मोल्स को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे 18 इंटू 98 करके, इसको मास में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हमारे पास आएगा 1764 ग्राम्स, मींस के 1000 cm³ में जो है वो हमारे पास 1764 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से डेंसिटी हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, डेंसिटी हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, डेंसिटी की वैल्यू है हमारे पास 1.84 ग्राम पर cm³। ठीक है, यानी ये हमें क्या बता रही है इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो आप लिख लें
कि 1 cm³ में 1.84 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। इसी को अगर आप 1000 में करना चाहें, 1000 cm³ में करना चाहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 1000 का पता है, तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे 1.84 इंटू 1000, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1840 ग्राम्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन का मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड का मास है और ये हमारे पास पूरे सोल्यूशन का मास है, ठीक है। तो उसमें से जब हम माइनस करेंगे, ठीक है, मास ऑफ वाटर के लिए अब हम इसको माइनस करेंगे, मास ऑफ वाटर, क्योंकि असल में हमें वाटर का मास केजी में चाहिए, ठीक है। तो 1840 में से 1764 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 76 ग्राम्स ऑफ वाटर। और इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, 76 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.076 kg, ठीक है। तो ये हमारे पास मास ऑफ वाटर आ गया। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से पैरेलल में दोनों को मोलैरिटी में से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, कुछ डेंसिटी में से ली, ठीक है, और उन दोनों को सॉल्व करते हुए वाटर का जो है हमने मास फाइंड आउट कर लिया। और ये जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने फॉर्मूला लगाया हुआ था कि मोलैरिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, मोल्स, ठीक है। मोल्स हमारे पास थे 18 मोल्स और उनमें मास ऑफ वाटर इन केजी फाइंड लगाना है, जो कि हमारे पास आया है 0.076। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मोलैलिटी का 236.84 मोलल, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलैलिटी इजीली कैलकुलेट होगी। अगर आप कॉलम में करके करेंगे तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर 14। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड आर 833 एंड 690 किलो जूल्स पर मोल रिस्पेक्टिवली। डिस्कस व्हाई इज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड। अब वही बात है कि लिथियम और पोटेशियम दोनों में डिफरेंट है ना, क्लोरीन तो दोनों में सेम है। लिथियम जो है वो स्मॉलर इन साइज़ है, पोटेशियम जो है वो लार्जर इन साइज़ है। जितना स्मॉलर इन साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, चार्ज छोटा है, ठीक है, सॉरी साइज़ छोटा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगेन आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि size of the lithium is smaller than potassium, hence the force of attraction between lithium and chlorine is much greater. Okay, ये बेसिकली मिस्टेक है, यहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने क्यू मतलब टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये थर्मो का जो है वो आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आ गया, सीधा सीधा कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इसके अलग से जो है मैं वीडियोस अपलोड करूँगी न्यूमेरिकल्स की, थर्मोकेमिस्ट्री की, तो आप उसको कर सकते हैं। वैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब देखें आपके पास इक्वेशन भी दी जा सकती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था इक्वेशंस हमें दी हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिंपल हमें इस तरीके से भी लिख के दिया जा सकता है डाटा, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें सिंपल इस किस में रिडक्शन हो रही है, किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। अब ये देखें 0.7994 और 0.771, तो 77 वाली वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है। हमेशा जो भी वैल्यू गिवन होगी टेबल से वो रिडक्शन पोटेंशियल्स ही होंगी। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसकी रिडक्शन होगी, जैसे कि सिल्वर की रिडक्शन होगी और आयरन की ऑक्सीडेशन होगी, ओके। तो सिल्वर की रिडक्शन होगी, यहाँ पर हमने पहले डिसाइड कर लिया था क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और वो कैथोड एक्ट करेगा, और इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये एनोड एक्ट करेगा। तो कैथोड में से एनोड वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। ये देखें कैथोड में से एनोड को माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी आ गई है। और अगर आपने इक्वेशन लिखनी है तो देखें सिल्वर में रिडक्शन हो रही है, आयरन में ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं थे। आयरन में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और सिल्वर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, ठीक है।
रिडक्शन हो रही थी, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को 3 के साथ, ताकि जो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कट ऑफ हो सकें और बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखी जा सके, ठीक है। लेकिन आपने ये जो 3 मल्टीप्लाई करना है, ये बिल्कुल भी इन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन सिंपल उसी तरीके से करनी है जैसे कि डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन है, क्योंकि ये ऑलरेडी चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं एक्सरसाइज में जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो हम वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। केमिकल काइनेटिक्स इज कंसर्न विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और ये बहुत ही सिंपल सी है। इसमें इन्होंने कहा है कि देखिए लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, स्टूडेंट देख के परेशान हो जाएंगे ये क्या है, लेकिन सिंपल राइट रेट एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन में देखें स्लो स्टेप में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। देखें FeCl3 और पोटेशियम आयोडाइड के 2 मोल्स, ठीक है। तो अब आप इसमें देख लें किस तरीके से इन्होंने इसको लिखा हुआ है, ये देखें सिंपल, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें तो FeCl3 के अकॉर्डिंग जो है वो 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और Ki के अकॉर्डिंगली 2 है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसके जो है वो प्रॉपर मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, गिव इट्स डेली लाइफ एप्लीकेशन, तो अब आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है और डेली लाइफ एप्लीकेशन भी लिखनी है। हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। अब ये आपके पास राउट्स लॉ की एक फॉर्म है और इसी में से आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए डिराइव करना है, जो ऑलरेडी डेरिवेशंस आपकी बुक में गिवन हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरीके से आपने इनकी वैल्यूज़ को डिराइव करके M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो लिखना तो है ही कि वो किस तरह का बना हुआ है और उसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक है। उसके साथ हम कोई भी सेल दूसरा कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में प्रॉपर बना नहीं हुआ कि उसको कनेक्ट करके दिखाया गया हो। लेकिन ये देखें मॉडल पेपर में प्रॉपरली इसको, ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें ये आपको ग्लास का कॉलम नज़र आ रहा है, उसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस सप्लाई हो रही है। ये साथ आपके पास जिंक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि देखें जिंक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जिंक और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो आपको आनी चाहिए। तो अब ये यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है, क्योंकि जब आप इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आने लग जाएगी, ठीक है, 0.67, जो बताएगी कि इस पूरी सेल की पोटेंशियल क्या है। तो आप यहाँ पर नोट करें कि आपने जब फॉर्मूला डाला तो सेल की पोटेंशियल आपको पता थी 0.76, वो आपने लिखी। रिडक्शन पोटेंशियल आप हाइड्रोजन की लगाएंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है तो वो आप रीअरेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके पास 0.76 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन में प्रॉपरली इस तरह से नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट हम जो है वो सेक्शन सी, मॉडल पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर का सेक्शन सी डिस्कस करते हैं।